नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी सियासी खबर के साथ करेंगे। सांसद गिरधारी यादव पर एक्शन की मांग की जा रही है। लोकसभा सदस्य खत्म करने की मांग की जा रही है। उनकी लोकसभा सदस्यता को खत्म किए जाने की मांग लगातार जारी है। जेडीयू की तरफ से एक्शन की मांग हो रही है। लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर ये मांग की गई है। पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के आरोप उन पर लग रहे हैं। गिरधारी यादव के बेटे ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और आरजेडी के टिकट से इस चुनाव को लड़ा था। सूत्र ये बता रहे हैं जेडीयू ने बेटे के लिए प्रचार करने के आरोप लगाए। दिलेश्वर कामैत ने लोकसभा स्पीकर को नोटिस दिया है। जेडीयू संसदीय दल के नेता हैं दिलेश्वर कामैत, और आपको बता दें ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पार्टी से बगावत के आधार पर उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की जा रही है। सांसद गिरधारी यादव जी गत जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने पार्टी विरोध काम किया। वो अपने पुत्र के विधानसभा में टिकट राजद से टिकट दिला करके राजद का वो प्रचार प्रसार किया और पार्टी के विरुद्ध उन्होंने काम किया, जिसका प्रमाण पार्टी के पास है। और हमारे जनता दल यूनाइटेड पार्टी के निर्देशानुसार उस पर कार्रवाई के लिए लोकसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय को मैंने नोटिस दिया, जो उस पर जो है कार्रवाई की जाए। बात करते हैं लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामैत से। कामैत जी, आपने बांका के अपने सांसद, पार्टी के सांसद हैं गिरधारी यादव, उनके खिलाफ नोटिस दिया है लोकसभा स्पीकर को, उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए, यानी उनकी मेंबरशिप खत्म करने की। क्या कारण रहा? देखिए, बांका के सांसद श्री गिरधारी यादव जी, ये गत 2025 का जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें उन्होंने खुले आम जाकर के जनता दल यूनाइटेड के अगेंस्ट में प्रचार किया, राजद के फेवर में उन्होंने प्रचार किया। उनका पुत्र जो था वो राजद का कैंडिडेट था और वो बेलहर विधानसभा से, उनका पुत्र बांका के बेलहर विधानसभा से राजद का कैंडिडेट था और एनडीए के कैंडिडेट के विरुद्ध में उन्होंने प्रचार किया और अपने पुत्र के फेवर में उन्होंने प्रचार करने का काम किया। और इसका प्रूफ हमारे पास है और हमारे पार्टी के निर्देशानुसार उस पर कार्रवाई करने का आदेश हुआ है। मैंने लोकसभा के माननीय सांसद के पास में अपना पिटीशन दिया हूं कि उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। गिरधारी यादव से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि हमने कोई पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं की है, उनका बेटा स्वतंत्र है। लोकतंत्र में सब कोई स्वतंत्र है, बेटा बालिग है। उन्होंने जाके जहां राजद का मीटिंग हुआ था उसमें वो मीटिंग में भाग लिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपनी बात को रखने का काम किया। वो प्रमाण है पार्टी के पास, मेरे पास वह प्रमाण है। मैं वह प्रमाण भी हमारे जो अध्यक्ष हैं उनको सबमिट में किया हूं और उसमें वो दोषी है। वो जनता दल यूनाइटेड से बांका से जीत करके गए थे और जो सांसद जो अपने क्षेत्र में अपने पार्टी के विरुद्ध में काम करता है, नियमानुसार जो आपका धारा है आर्टिकल 102/2 पैराग्राफ 2/1 का 10वां शेड्यूल के मुताबिक, उसका रूल नंबर 6 जो है उसके मुताबिक उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी सदस्यता भी जा सकती है। और इस बीच बांका सांसद गिरधारी यादव ने आरोपों से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बिल्कुल स्वतंत्र है और लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं। लोकसभा स्पीकर से आएगा जब नोटिस तो जवाब मैं जरूर दूंगा। और इसी बीच इस आरोप पर उन्होंने अपना बयान भी जारी किया है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। बांका सांसद गिरधारी यादव से जेडीयू से बगावत करने के आरोप उन पर लग रहे हैं और इसी आरोपों से उन्होंने इनकार कर दिया है। क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। जब स्पीकर साहब का कोई नोटिस आएगा, हमको जवाब पूछेगा तो माननीय सम्मानीय स्पीकर को जवाब देंगे। दिलेश्वर कामैत जी ने हमसे तो पूछा नहीं है, उन्होंने लिख के दिया है। वहाँ से आएगा तो हम बोलेंगे, देंगे लिख के। उसमें आरोप है कि आपने पार्टी विरोधी गतिविधि की है, इसलिए आपकी मेंबरशिप खत्म हो जानी चाहिए। वही बताएंगे। अब हम मीडिया में सब बताने का क्या, हमको इस मीडिया में बताने से कुछ होने वाला है भी नहीं।
वो तो जब स्पीकर साहब देंगे, जो स्पीकर साहब पॉइंट पूछेंगे उसका स्पीकर साहब को जवाब देंगे माननीय स्पीकर को। और क्या है इसमें? जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार किया, उसमें दम वही है? जवाब तो हम उसमें दम का बातें नहीं है, दम का बात और बेदम का कोई बात नहीं, हम स्पीकर साहब को सब जवाब देंगे। आपको लगता है अपने पार्टी विरोधी गतिविधि की आपने बेटे जेडीयू में रहते हुए आरजेडी से आपका बेटा चुनाव लड़े, उनके लिए आपने प्रचार किया? बेटा सबका स्वतंत्र है, मेरा बेटा बालिग है, ऐसा कोई नाबालिग थोड़े उसको लेकर साथ साथ चलेंगे, वो स्वतंत्र है उसमें। और देखिए अब बात करते हैं बिहार में बिजली के दर की। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अब बिजली का बिल पूरे दिन एक जैसा नहीं रहेगा, बल्कि समय अनुसार तय होगा। बिजली अब शाम को महंगी और दिन में सस्ती होगी। शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक 20% तक अधिक शुल्क लगेगा। सभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगा। विद्युत विनियामक आयोग ने टाइम ऑफ डे टैरिफ को मंजूर किया है। बिजली कंपनी की याचिका पर आयोग ने मंजूरी दे दी है। पहले ये औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए थी, लेकिन रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक 100% बिजली दर लगेगी और सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 80% दर लगेगी। शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक घरेलू उपभोक्ताओं को 110% बिजली दर लगेगी। वहीं शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक गैर घरेलू को 130% बिजली का दर चुकाना होगा। आपको बता दें कि बिहार में 2 करोड़ 21 लाख बिजली उपभोक्ता हैं और इस खबर को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर आधारित खबर है, जिसे आपको हर रोज देखना है, समझना है। बिजली के दर को महंगी और दिन में सस्ती हो सकती है बिजली दरें जो हैं, और बिहार में माना जा रहा है कि शाम के 5 बजे से रात के 11 बजे तक 20% बिजली दरें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। विद्युत विनियामक आयोग ने ये टाइम ऑफ डे टैरिफ है, इसे लागू करने के लिए मंजूरी दी है और ये पूरा का पूरा 10 किलोवाट से जो ज्यादा खपत करते हैं वैसे उपभोक्ताओं पर जो है वो लागू होगा। और ये प्रीपेड मीटर लगाए हों या फिर बिना कनेक्शन प्रीपेड मीटर के हों, तमाम लोगों पे ये जो नियम है टाइम ऑफ डे टैरिफ वो लागू होगा। और उसके अनुसार रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है वो 100% बिजली बिल जो है दर लगेगा और सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जो है 80% जो है वो बिजली दर लगेगा। लेकिन अगर घरेलू उपभोक्ताओं को कहें कि 110% जो है वो लग सकता है शाम 5 बजे से 11 बजे तक लगभग 110%, ये 10% जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन वहीं अगर कहें कि जो व्यावसायिक है, जो गैर घरेलू है, वो शाम के 5 बजे से 11 बजे तक जो है वो 130% तक बिजली दरें जो है वो लागू हो सकती हैं, उसके बिजली दरें जो हैं वो लग सकती हैं। तो वैसे तमाम लोग जो 10 किलोवाट से ज़्यादा का लोड रखते हैं, खपत करते हैं, उन तमाम लोगों पे ये बिजली बिल जो है वो शाम को ज़्यादा और दिन में जो है वो कम लग सकता है, क्योंकि खपत जो है आने वाले दिनों में ज़्यादा होती है। और ये तमाम जो टैरिफ है माना जा रहा है कि अप्रैल से लागू होगा और शाम के वक्त दरें जो हैं वो 20% जो है वो महंगी हो सकती है उन उपभोक्ताओं के लिए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए अब बिहार में बिजली बिल के नए नियम को आप जानिए, समझिए। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 20% सस्ती है बिजली, यानी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली का इस्तेमाल करने पर उपभोक्ताओं को सिर्फ और सिर्फ 80% राशि ही चुकानी होगी, यानी 100 रुपए की खपत पर 80 रुपए ही आपको देने होंगे। लेकिन अगर शाम की बात की जाए तो शाम में 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक 10 से 20% यही बिजली आपके लिए महंगी हो जाएगी, यानी शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक पीक आवर में खपत पर 120% दर लगेगी। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आयोग ने इसे 110% रखा हुआ है। रात 11 बजे से 9 बजे सुबह तक नॉर्मल लगेगा दर, जबकि रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक पूरी तरह सामान्य दर लागू रहेगी। ये नया नियम मुख्य रूप से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगा। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं का लोड 10 किलोवाट से अधिक है उन पर भी ये व्यवस्था लागू की जा सकती है। कृषि उपभोक्ताओं को फिलहाल इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है।
कितने उपभोक्ताओं पर असर होगा ये भी आप जानिए। देखिए, बिहार में करीबन 2 करोड़ से अधिक बिजली के उपभोक्ता हैं और इनमें बड़ी संख्या में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और इस फैसले का असर लाखों की संख्या में उपभोक्ताओं पर सीधे तौर पर पड़ेगा, खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां स्मार्ट मीटर तेजी से लगाए जा रहे हैं। और इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को अपने बिजली उपयोग का समय बदलना होगा। अगर लोग दिन में ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो उनका बिल कम आएगा, जबकि शाम के वक्त अगर आप उसका ज्यादा उपयोग करते हैं तो आपका बिजली का बिल महीने का बढ़ सकता है। यानी अब बिजली बचाने के साथ साथ समय प्रबंधन पर भी आपको ध्यान देना होगा। बिहार में बिजली बिल की ये नई व्यवस्था उपभोक्ताओं की आदतों को बदलने वाली है। सरकार और आयोग का लक्ष्य बिजली की मांग को संतुलित करना और सस्ती ऊर्जा को बेहतर उपयोग में लाना है। क्यों लिया गया है ये फैसला, ये भी आप जान लीजिए कि समय अनुसार आपको बिजली का इस्तेमाल करना है। ऐसा निर्णय क्यों लिया गया? आयोग का ये मानना है कि दिन के समय खास तौर पर सोलर ऊर्जा की उपलब्धता सबसे अधिक होती है। सूर्य की रोशनी हमें मिलती है जिससे बिजली का उत्पादन सस्ता होता है और इसीलिए दिन में दर को कम रखा गया है। वहीं शाम के समय मांग बढ़ने के कारण दरें भी बढ़ा दी गई है ताकि उपभोक्ता अपनी खपत को संतुलित कर सके और इससे बिजली की बचाव भी की जा सके और लोगों को भी समय निर्धारित करके बिजली का उपयोग करना होगा और इस बात का आपको आगे से ख्याल जरूर रखना होगा। बढ़ते आगे, देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा से जुड़ी ये खबर है। सीएम के 5वें चरण की समृद्धि यात्रा आज बक्सर और भोजपुर को सौगात देंगे। बक्सर और भोजपुर की करोड़ों की सौगात सीएम नीतीश कुमार देने वाले हैं। कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। जीविका दीदियों से सीएम नीतीश कुमार संवाद करेंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम नीतीश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। 5वें चरण की समृद्धि यात्रा अंतिम दौर में चल रही है और आज 2 जिलों को सौगात देने के लिए पहुंचेंगे। बक्सर और भोजपुर में सौगातों की बारिश सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की जाएगी। और इस बीच सिवान से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाश को गोली लग गई है। दोनों को प्राथमिक इलाज के बाद रेफर कर दिया गया है। बसंतपुर थाना क्षेत्र के लहेजी गांव के पास पुलिस ने कार्रवाई की है। घायल दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी। दोनों अपराधियों को इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। एसपी ने बताया कि सिवान पुलिस को अपराध की योजना बनाते वक्त कुछ अपराधियों को सूचना मिल गई थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो बदमाशों द्वारा फायरिंग कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की जिसमें 2 बदमाश को गोली भी लगी है। सिवान के बसंतपुर में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। पूरी वारदात बसंतपुर थाना क्षेत्र के लहेजी गांव की है, जहां पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां पुलिस ने 2 अपराधी का इनकाउंटर किया है, जिस दोनों अपराधी को पैर में गोली लगी है। इस मामले में सिवान एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बसंतपुर थाना क्षेत्र के लहेजी गांव में कुछ अपराधी इकट्ठा होकर अपराध की योजना बना रहे हैं। जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई किया तो 2 अपराधी को पैर में गोली लगी है। दोनों अपराधी का नाम रोहित शर्मा और रोहित कुमार है। फिलहाल इन दोनों अपराधी को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल लाई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें पटना रेफर कर दिया है। सिवान एसपी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन दोनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। इसी बीच किशनगंज से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गुवाहाटी बेंगलुरु एक्सप्रेस में बड़ी कार्रवाई की गई है। एंटी ड्रग टीम ने 30.150 किलो गांजा जब्त कर लिया है। S1 बोगी में छिपाकर इसे ले जाया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। एनजीपी से किशनगंज के बीच ट्रेन में छापेमारी हुई। मामले की जांच फिलहाल रेलवे टीम कर रही है। छापेमारी की गई, जो खबर हम आपको बता रहे थे और तस्वीरें भी आप देखिए। और इस बीच बेगूसराय से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सदर अस्पताल में कुत्ते शव को अपना शिकार बना रहे हैं। अस्पताल में एक आवारा कुत्ता घुस गया है। पोस्टमार्टम रूम में रखे हुए शव के एक पैर को लेकर भागने लग गया।
हालांकि लोगों ने निवाला बनने से पहले इंसान के पैर को कुत्ते से बचा लिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना अस्पताल प्रबंधन की संवेदनहीनता पर सवाल खड़े करता है। क्या चीज में लेके जा रहा था? दांत से पकड़ के ले जा रहा है। कौन कुत्ता ले जा रहा है। पीछे दौड़ते दौड़ते आए तो यहाँ पे छोड़ के भागे हैं। छोड़ के क्या क्या चीज देखे हो? आप पैर देखे हैं? आदमी का पैर है, कटा हुआ आदमी का पैर है। कुत्ते लेके भाग रहा था। हाँ। और यहाँ पे आके छोड़ रखा है। मतलब आया था, मतलब कौन इसके पीछे दौड़े थे आप लोग? हाँ, हम सब दौड़े। अभी कुत्ता पैर लेकर के भाग रहा था, आदमी का पोस्टमार्टम होकर रखा होगा, भाग रहा था तो उसके पीछे हम दौड़े। उसके मुंह में क्या है देखे हैं तो पैर है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, लापरवाही है क्या? लापरवाही है सर, लापरवाही नहीं तो यहाँ कैसे आ गए? देखिए, ये आप ही लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में आया है। और दूसरी बात है कि इसकी क्या है, इसकी जांच पड़ताल पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बता दें। और ऐसे में न्यूज 18 पूछता है सवाल, क्या सदर अस्पताल में शवों की सुरक्षा की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं? आखिर पोस्टमार्टम हाउस तक आवारा कुत्ता पहुंचा कैसे? सुरक्षा गार्ड और निगरानी की क्या व्यवस्था थी वहां पर? बढ़ते आगे, नवादा में झुंड से भटक के गांव में पहुंचे हाथी ने जमकर तांडव मचाया है। घटना रजौली थाना क्षेत्र के सुअर टोली गांव की है, जहां हाथी ने अपने पैर से एक युवक को कुचल डाला, जिसमें युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। युवक की पहचान सनूज के रूप में हुई है। साथ ही हाथी ने एक भैंस को भी कुचल दिया, जिसमें उसकी भी मौत हो गई। और इस घटना से गांव में हड़कंप की स्थिति है। आनन फानन में ग्रामीणों ने घटना की सूचना वन विभाग को दी है। इस मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथी की तलाश की है। बताया जा रहा है कि हाथी अपने झुंड से भटककर गांव में पहुंच गया है। वन विभाग ने फिलहाल लोगों से जंगल की तरफ ना जाने की अपील की है। रात में हाथी जो है ना सर, मृत्यु कर दिया, समझे ना। ये गया था, ये बगल में खटाल है, छठ पूजा के लिए दूध लाने के लिए सर, इसीलिए उधर गया और एकाएक हाथी आ गया, वहाँ जानवर को भी मार दिया है, इसको भी। और इसी बीच नवादा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पति पत्नी की दर्दनाक मौत की खबर है। सड़क हादसे में दोनों की मौत हो गई है। हादसे में बेटी गंभीर रूप से घायल है। नेमदारगंज के मस्तानगंज की घटना बताई जा रही है। दरअसल बर्थडे पार्टी से ये पूरा परिवार लौट रहा था और इसी दौरान सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। ये बड़ी खबर आपको नवादा से बता रहे हैं, जहां पति पत्नी की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। और इसी बीच मोतिहारी से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तेज रफ्तार ट्रैक्टर से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में चपेट में आए 3 बच्चे, एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। 2 बच्चा गंभीर रूप से घायल है। घायलों का ढाका अनुमंडल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। ढाका थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मोतिहारी से आपको बता रहे हैं। और इसी बीच छपरा से एक और बड़ी खबर आ रही है। युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। जेपीएम कॉलेज के पास की घटना है। घटना से पहले फेसबुक पर सुसाइड नोट पोस्ट किया। मोबाइल पर प्रेमिका से विवाद के बाद इस घटना को अंजाम दिया है। कन्हैया सिंह के रूप में मृतक की पहचान हुई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। निजी अस्पताल का कंपाउंडर है मृतक। नगर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। नर्सिंग होम है, आरआर हेल्थ पॉलीक्लिनिक, उसमें लड़का काम करता था, कन्हैया नाम का लड़का, वो रात में वो छत के ऊपर सुसाइड कर लिया है। हम लोग सीसीटीवी देखे, उनके परिजनों को सूचित किया गया है और पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन इन सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं, पोस्टमार्टम का भी और सीसीटीवी आने का क्या कारण है। डेड बॉडी के पास सुसाइड नोट मिला है, उसकी भी हम लोग जांच करेंगे। और देखिए, इस पूरी खबर की जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संतोष, क्या जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? कैसे ये क्या है मामला? जी देखिए, ये मामला निजी अस्पताल में सामने आया है, जहां एक कंपाउंडर जो कि पिछले 3 साल से वहां काम करता था, उसने बीती रात सुसाइड कर ली है। और सुसाइड के बारे में जो बताया जा रहा है,
प्रारंभिक जांच में जो बात सामने आई है उसके अनुसार उसका किसी से प्रेम संबंध था, किसी लड़की के साथ उससे लगातार बात कर रहा था। कल रात किसी बात को लेकर के मोबाइल फोन पर विवाद हुआ, जिसके बाद उसने अचानक बात करना बंद कर दिया और लड़की ने अस्पताल वालों को फोन करके बताया कि उससे बात नहीं हो पा रही है, जाकर के देखिए। काफी देर तक वो लोग तलाश किए, बाद में पता चला कि मोबाइल जो अस्पताल है उसके चौथे माले पर जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पे जाकर उसने गले में गमछा लपेट कर सुसाइड कर ली है। तो लोगों ने थाने को सूचना दी, थाना ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। एडिशनल एसपी खुद वहां पहुंचे थे, वहां फोरेंसिक टीम ने भी वहां से सैंपल एकत्र किए हैं, लेकिन प्रारंभिक जो जांच हुई है उसके अनुसार लड़के का प्रेम प्रसंग में विवाद होने के बाद सुसाइड की बात सामने आई है। जी बहुत शुक्रिया संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और एक जरूरी सूचना, देखिए रामनवमी के मद्देनजर पटना में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन बदलाव किया गया है। प्रशासन ने 26 मार्च रात 8 बजे से लेकर 27 मार्च 11 बजे तक पटना जंक्शन की ओर जाने वाले तमाम मार्गों को बंद करने का निर्णय ले लिया है। डाक बंगला आर ब्लॉक की तरफ से जंक्शन तक वाहन का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जंक्शन के लिए गाड़ियां वीर कुंवर सिंह पार्क तक ही जाएंगी। गांधी मैदान एग्जीबिशन रोड से वाहन गौरैया कोठी मोड़ तक पहुंच सकेंगे। महावीर मंदिर को सजाया धजाया जा रहा है। पटना के यातायात में बड़ा परिवर्तन किया गया है और कल रात के 8 बजे से लेकर के 27 मार्च के रात के 11 बजे तक जो है वो पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर जो है यहाँ पर आने जाने का जो पूरा रास्ता जो है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। जी हाँ, आप डाक बंगला से आ रहे हो, आप आर ब्लॉक के रास्ते से आ रहे हो, यहाँ पे महावीर मंदिर के तरफ आने वाले जो रास्ते हैं वहाँ पे परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से कल यहाँ पे आप महावीर मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पे पूरी सजावट जो है वो जारी है और सुबह के लगभग 2:30 बजे से ही जो है यहाँ पे लंबी कतार जो है लगनी शुरू हो जाती है। और देखिए यहाँ पे तैयारियां किस कदर बड़ी की गई हैं। पूरे रास्ते जो है यहाँ से लेकर के वीर कुंवर सिंह पार्क जो आर ब्लॉक है वहाँ तक यहाँ पे कवर किया गया है पर्दे से, ताकि लोगों को छाया मिल सके और लोग धूप से जो है वो बच सके। आपको बता दें कि कल अगले दिन जिस दिन रामनवमी होगी उस दिन शाम के 5 बजे से ही तमाम जगहों पर डाक बंगला चौराहे पर जो भव्य यहाँ पे आरती होती है, रामनवमी का कार्यक्रम होता है, उसके लिए जुलूस भी निकलने लगता है। तो शाम को जो जुलूस है वहाँ पे निकलने लगेगा, जिसके कारण जेपी गोलंबर से डाक बंगला चौराहा होते हुए जो जुलूस है वो जाएगा। पूरी तरह से रूट को जो है वो डाइवर्ट किया जाएगा। रामनवमी के दिन अगर आप बाहर आते हैं या अगर स्टेशन आते हैं तो आपको जानकारी रखना जरूरी है कि किन रास्तों से यहाँ आए, क्योंकि रामनवमी को लेकर के पूरी यातायात जो है वो बदली हुई रहेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रविश नारायण, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।